नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता ही होगा हम लोग यहाँ आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं। बायोलॉजी के साथ विद हम आपके साथ थोड़ी बहुत फ़न भी कर लेते हैं लिटिल बिट। लेकिन अभी फ़न का टाइम नहीं है, बाद में हम लोग थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेंगे। पहले हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। जैसे दोस्तों हम लोगों को क्या पढ़ना है, सेल पढ़ना। आपको पता ही होगा सेल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे जीवन में, हमारी किसी भी लाइफ में। कोई आदमी चाहे साइंस स्ट्रीम का हो, कोई आर्ट्स का हो, लेकिन उसको सेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई हमारी जो स्ट्रक्चर है वो सेल से ही मिलके बना होता है। अगर हमें अपने बॉडी के बारे में पता नहीं होगा, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, तो हम लोग क्या ही फ़ायदा उस ऐसे पढ़ने का। इसीलिए हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका यानी कि सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या होती है, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या मतलब, द यूनिट ऑफ लाइफ से आप क्या समझते हैं, एक जो हमारी ज़िंदगी है ना, हमारी ज़िंदगी की इकाई है सेल, ठीक है। और फिर उसी के साथ हम देखते हैं द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस प्रकार से एक घर बनाने के लिए हमें ईंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हमें अपने स्ट्रक्चर, अपने ढांचे को बनाने के लिए एक किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो कि हमारे पास क्या है, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होती है, एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। जैसे हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे वो वाला पढ़ेंगे। अगर हम लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा लिविंग वर्ड। उसमें हमारे पास डिफाइनिंग फीचर के बारे में बहुत कुछ आता है। और डिफाइनिंग फीचर कहता है कि जो हम लोग है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके पास क्या होना चाहिए, 100% कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, लिविंग है। और जबकि नॉन लिविंग है ना, उसके पास 0% कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे क्या एक्सप्लेन करता है, डिफाइनिंग फीचर एक्सप्लेन करता है। फिर यहाँ देखो, ऑर्गेनिज्म कैन बी सेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जिसके पास सिंगल सेल होती है ना। और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जिसके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। जैसे हमारी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ठीक है। और हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा ट्रिलियंस ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल है ना। फिर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है। मतलब वो खुद में ही अकेला, जो आदमी, अकेला आदमी बोलने का मतलब है कि एक सेल है ना जो खुद, वो खुद ही सारा काम करेगा। अपना एक्सक्रीशन हो गया, अपना रिप्रोडक्शन हो गया, अपना लोकोमोशन हो गया, खाना पीना जो भी होगा वो एक सेल के ही अंदर होगा, ठीक है, सारा। जबकि परफॉर्मिंग और एसेंशियल फंक्शन, वो क्या करेगा, जितनी भी उसकी एक्टिविटी होती है ना एक सेल में, वो सारी एक्टिविटी क्या करेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकेले ही कर लेगा, ठीक है। परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शन, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होंगे, है ना। फिर हमारे पास एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अगर कोई सेल है ना, सेल में हमारे पास क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। जैसे ये सेल है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ठीक है। ये सेल है पूरा, और इसके अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये छोटा सा न्यूक्लियस है ना। ये सेल है ना, आप समझ रहे हो। और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस है, सेल है, और ये सेल मेम्ब्रेन इसकी। सेल मेम्ब्रेन, तो आपको जैसे पता है कि सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस और जी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये तीन जो वो रहते हैं ना, कंपोनेंट रहते हैं ना सेल के, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर इन तीन में से अगर एक चीज़ भी कम है ना हमारी सेल में, तो इसका मतलब ये है कि वो लिविंग नहीं है। अगर कोई चीज़ होती है, एक सेल है, अगर एक सेल से अगर कम है ना, वो लिविंग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एनीथिंग लेस देन कंप्लीट सेल, कंप्लीट सेल से अगर कोई भी कम है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाती इंडिपेंडेंटली, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर पाती। लोगों ने देखा था कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता अगर कोई सेल से कम चीज़ है। उसी प्रकार से हम लोग फर्दर आगे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। मैं बता रही थी आपको कंपोनेंट ऑफ सेल की क्या क्या थे। एक थे सेल वॉल, एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होती है साइटोप्लाज्म, और एक होती है न्यूक्लियस। अब मैं इनके बारे में आगे तो डिटेल से बताऊंगी, लेकिन आपको हल्का हल्का, मतलब ये हल्का हल्का आइडिया मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। जैसे सेल वॉल, सेल वॉल मैं कहूँ तो सेल वॉल हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और जो सेल वॉल होती है ये डेड पार्ट होती है,
ठीक है। ये डेड पार्ट होती है, मतलब ये लिविंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये लिविंग पार्ट होता है ना। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे उसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। जबकि साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म लिविंग में भी होगा और नॉन लिविंग में नहीं होगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, मेन अरेना ऑफ सेल। अब देखो आप हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया था सेल का स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्म है। और जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होगी ना, सेलुलर एक्टिविटी है ना, सेलुलर एक्टिविटी है ना, सेलुलर एक्टिविटी से क्या समझते हो आप, कि जो भी हमारे की बॉडी में, मतलब कि बायोमोलिक्यूल्स है हमारी बॉडी में, तो आप खुद सोचो कि जितने भी हमारी बॉडी में जितने फंक्शन हो रहे हैं एक टाइम पे, वो इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, इसको सेलुलर एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा, ठीक है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है ना। और जो न्यूक्लियस होता है ना, ये किसी सेल को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब कमांड देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस को, यही है। और फिर अब बोलेंगे कि सेल क्यों इंपॉर्टेंट है ना। सेल सबसे छोटी इकाई है ना, सबसे छोटी यूनिट है सेल। सेल से मिलकर क्या बनता है, सेल का ग्रुप क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है ना। सेल का ग्रुप मिलके, टिश्यू का ग्रुप मिलके भी क्या बनाता है हमारे पास, ऑर्गन बनाता है ना। ऑर्गन का सिस्टम भी मिलकर बनाता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म, जैसे हम क्या एक ऑर्गेनिज्म है। हम लोगों ने देखा था कि कैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म होता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने थोड़ा ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है। यूनिसेलुलर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में कौन सा आता है, बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है, मोनिरा किंगडम में आता है ना। बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया होंगे वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक में होंगे। अब मैं आपको थोड़ी बहुत प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बताऊंगी, जबकि हम लोग फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनको, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते जो प्रीमिटिव होते, मतलब कि बहुत पुराने होते, वो एडवांस नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक कैसे होते हैं, हमारे पास एडवांस सेल होते हैं ना। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कैसे थे, बैक्टीरिया है इसमें, और ये मोनिरा किंगडम के अंदर आता है ना। जबकि यूकैरियोटिक में हमारे पास ये यूनिसेलुलर है, जबकि ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर है ना। ये बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, और ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ईस्ट, ये क्या है, सारे यूनिसेलुलर है। जबकि ये यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है ना। और मल्टीसेलुलर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे पास फंगी आ गए, प्लांट आ गए, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती है ना। ये सारे हमारे पास आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ही कंपोनेंट ऑफ सेल, है ना। कंपोनेंट ऑफ सेल का मतलब होते हैं कि सेल के कितने कितने अलग अलग पार्ट होते हैं ना। पहले हम देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब है कि हमारे पास सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है प्रेजेंट। मैं तो आप लोगों से ऐसे कह रही हूँ सेल वॉल का मतलब सेल वॉल होती भी है किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी में नहीं होती। जैसे प्लांट में सेल वॉल होती है, और जबकि हम एनिमल है, हमें सेल वॉल नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी नहीं हो सकती, ठीक है। बैक्टीरिया में देखेंगे हम सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगी में होती है, प्लांट में होती है ना। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, और वो होती पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और जो फंगी की होती है वो होती है काइटिन की, ठीक है। आपको याद करना है सब कुछ। और ये प्लांट वाली कैसी होती है, सेलुलोज की होती है। आप लोग नोट भी करते रहना इनको, है ना। और दूसरे नंबर पे है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये हमारी सेल वॉल के जैसे हमारे पास ये सेल है ना, ये सेल है, इस जो सेल की चारों ये बाउंड्री है ना सेल की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और इसको ही कुछ कुछ लोग कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंसेस होते हैं। अब मैं आप लोगों के हल्का डिफरेंसेस बता देती हूँ, ठीक है। इसको वैसे ना, ये वाला जो होता है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता है किसको बोलते हैं, जो सेल ऑर्गेनील होती है ना, जो सेल के अंदर ऑर्गेनील होती है ना, सेल के अंदर, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, ER हो गई, गोल्जी बॉडी, अदर जो भी चीज़ होती है, इनके बाद जो ये मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। जो बाहर की होती है आउटर लाइनिंग उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये आप लोगों का कन्फ्यूज़न होगा, ये दूर हो गया, है ना। और फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लिविंग में भी पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और नॉन लिविंग में पाई जाती है, ये दोनों में पाई जाती है। लेकिन मोस्टली ये किस में पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना। फिर हम देखेंगे आगे सेल ऑर्गेनील। सेल ऑर्गेनील क्या है हमारे पास, सेल ऑर्गेनील जो सेल के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, ER हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम, अदर भी जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर पाई जाती है उनको बोलेंगे सेल ऑर्गेनील। और सेल ऑर्गेनील भी दो टाइप के होते हैं, एक होती है मेम्ब्रेन बाउंड, एक होती है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। सेल ऑर्गेनील, जैसे हम लोगों ने देखा सेल ऑर्गेनील दो टाइप की होती है ना।
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन बाउंड। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होगी, है ना, वो मेम्ब्रेन लेस होगी, मतलब मेम्ब्रेन नहीं होगी। जैसे कोई चीज़ है वो ऐसा ही पड़ा रहेगा, मतलब मेम्ब्रेन नहीं हो तो मेम्ब्रेन बन गई। जैसे हमारे पास क्या होता है, ये राइबोसोम, ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े होते हैं, मतलब यूं ही पड़े होते हैं, इनकी कोई वो नहीं रहती है, ठीक है, खुद की वो नहीं रहती है मेम्ब्रेन। और ये सेंट्रोल भी ऐसे ही रहती है, इसकी अपनी मेम्ब्रेन नहीं रहती है ना। और मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है जिसके चारों तरफ एक बाउंड्री हो, फिक्स बाउंड्री, और फिक्स बाउंड्री एक शेप देती है ना। और इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील भी फर्दर इसके बाद डिवाइड होती है ना। एक होती है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और एक होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है जिसमें सिर्फ सिंगल लाइन हो, है ना, सिंगल लाइन हो, है ना। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड वो होती है जिसमें क्योंकि दो मेम्ब्रेन बाउंड्री रहे, है ना। जैसे न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन बाउंड्री रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है और क्लोरोप्लास्ट में रहती है ना। और जो एंडोप्लाज्म है, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल और लाइसोसोम, इनके पास क्या रहती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री रहती है ना। इसके पास सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री रहती है, मतलब एक ही बाउंड्री रहती है इसके पास, ठीक है। और आप लोग इसको नोट भी कर पाता न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में आपने सुना ही होगा, इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1965 में करी थी, और 1831 में करी थी, सॉरी मैं थोड़ी भूल गई थी। ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस हमारे पास सेल का वो काम करता है जो काम कोई नहीं कर सकता, है ना। जैसा हमारा एक बॉडी का दिमाग होता है ना, कि हमारा ब्रेन है, और ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही एक सेल की बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, हमारे पास न्यूक्लियस कंट्रोल करता है ना। और ये क्या करता है, कंट्रोल ऑल द सेलर एक्टिविटी, जितनी भी सेलर एक्टिविटी होती है ना, माइक्रो और मैक्रो, जितनी भी छोटी बड़ी जितना भी काम होता है एक सेल में, ये कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है ना। और न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम रहते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए रहता है। और डीएनए क्या है, हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है ना। और ये जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे साइटोसोल। वैसे आप लोगों ने बहुत कम लोगों ने ही साइटोसोल के बारे में सुना होगा, क्योंकि साइटोसोल का इतना यूज नहीं होता, साइटोप्लाज्म का यूज होता है। और मैं बता दूं आपको, साइटोसोल क्या होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है ना। जैसे मैं यहाँ थोड़ी बहुत अगर आपको दिख पा रहा तो एक सेल है, ये लिक्विड पार्ट होता है, इसको साइटोसोल बोलते हैं ना, साइटोसोल होता है। और इसमें वाटर की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी रहती है, इसमें वाटर की रहती है, फिर मिनरल्स की रहती है, फिर क्या रहती है, आयंस की, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो लगभग सभी लोगों ने सुना है, ठीक है। साइटोप्लाज्म किस किस चीज़ से बना होता है, एक तो साइटोसोल से बना होता है और एक सेल ऑर्गेनील से। सेल ऑर्गेनील हम लोगों ने पढ़ ली थी ना, कि क्या क्या चीज़ें होती है जो सेल के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस अदर जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है, सेल ऑर्गेनील होती है ना। वैसे शायद ना, मुझे पूरा ध्यान तो नहीं है, लेकिन जो सेल ऑर्गेनील होती है ना, वो न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस को छोड़ के जितने भी होते हैं ना एक सेल के अंदर, उनको शायद सेल ऑर्गेनील बोलते हैं। और मुझे भी ध्यान नहीं है, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी इसके बारे में, है ना। द मेन अरीना ऑफ ऑल सेलर एक्टिविटीज, जितने भी मेन काम होता है ना, मतलब सेलुलर एक्टिविटीज होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ भी जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल है हमारी एक बॉडी में, हमारे पास एक केमिकली कुछ भी इक्वेशन होती रहती है, कुछ भी जो फंक्शन होता है ना केमिकली, वो किस में होता है, एक उस साइटोप्लाज्म में होता है। इसको बोलते हैं द मेन अरीना ऑफ द सेलर एक्टिविटीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले लाइन, है ना। ये वाली लाइन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल के एग्जामों में पूछी जाती है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। जैसे सेल वॉल की होती है, हमारे पास डेड होती है, ठीक है, इसके पास जीवन नहीं होता है। जबकि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक जीवन होता है ना, ये लिविंग होती है। और ये मी और मी नॉट भी प्रेजेंट, जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया था कि सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं हो सकती। जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है लिविंग में, है ना। ये कैसी होती है, रिजिड होती है, सख्त होती है, क्योंकि सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये फ्लेक्सिबल होती है ना। और ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से बनी होती है, उनसे तो बनी होती है लिपिड और फॉस्फोलिपिड, और उनसे तो बनी होती है ये कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों से बनी होती है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होती है ना। और ये कैसी होती है, फुली परमेबल, ये फुली परमेबल होती है, ये कुछ भी जाने देती है अपने अंदर। ये वाली जो
सेल वॉल होती है ना, ये कुछ भी जाने देती, और जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होशियार होती है। ये इसलिए होशियार होती है क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। जो इसको इम्पोर्टेंट होता है उसी चीज़ को अपनी अंदर ले जाती है, वरना सबके लिए क्या कर देती है, इंटरलॉक कर देती है ना। ठीक है, आगे क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, है ना। वैसे तो आपको हल्का हल्का आइडिया पता चल ही होगा प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक कौन से होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक हमारे पास सिंपल होते हैं और प्रिमिटिव होते हैं ना, प्रिमिटिव प्रिमिटिव है ना। प्रिमिटिव का मतलब होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, एक जमाने के, है ना। जबकि ये वाली कैसे होते हैं, एडवांस, जैसा हमारी जनरेशन क्या रही, एडवांस आ रही, है ना। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कौन से आपको याद होगा, इसमें बैक्टीरिया और मोनेरा वाला किंगडम आता है ना। जबकि इसमें यूकैरियोटिक में जो कि प्रोटिस्टा से कहाँ तक आते हैं, प्लांट तक आते हैं, एनिमल प्लांट तक आते हैं ना। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकता, नहीं भी नहीं हो सकता है। और इसमें देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है, इसके में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील प्रेजेंट होती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, हमेशा ना कंपेयर करके पढ़ना चाहिए, इसीलिए तब हमको अच्छे से याद भी हो जाता है ना। फिर है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, इसमें प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारे पास आता है राइबोसोम। और राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनील है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ये दोनों में पाए जाते हैं। इसलिए देखो, जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक होता है उसमें क्या होगा, 70s होगा। अब आप बोलोगे 70s क्या है, एस क्या होता है इसमें एस क्या होता है, एक मेजरमेंट होती है। ठीक है, इसकी एक यूनिट है ना मेजरमेंट की, जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट किसके नाम पे रखा गया, जिसने सेडवर्क ने, एक सेडवर्क करके इसके साइंटिस्ट थे, जिसने राइबोसोम की डिस्कवरी करी, है ना। फिर हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस भी इसमें एब्सेंट होता है, और न्यूक्लियस भी इसमें एब्सेंट होता है। जबकि इसमें राइबोसोम तो 70s पे पाया जाता है, 80s पे पाया जाता है ना। और इसमें ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इसको आप कंपेयर करके पढ़ो और नोट भी करो। दोस्तों, आप लोगों को पसंद आया होगा ये लेक्चर। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगी। टेलीग्राम मेरा होगा राणा मैम से, इसलिए आप लोग राणा मैम से सर्च कर देना। मैं आप लोगों को लिंक भी दे दूंगी उस टेलीग्राम की। अगर फिर भी आपको चाहिए होंगे तो मैं एक व्हाट्सअप पे भी ग्रुप बना रही हूँ, है ना। तो व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप लोगों के लिए मैं ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आपको ऑर्गेनाइज वे में चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ अच्छी हैंड राइटिंग है, इसलिए मैं आपको अच्छी हैंड राइटिंग में दूँगी। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।